साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो आपके अपने चैनल समाधान हिंदी विमर्श के 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और जिस ढंग से आप लोगों ने मेरे प्रति विश्वास दिखाया, मेरे प्रति प्रेम और सहयोग की भावना रखी, उसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आपका स्नेह, आपकी कृपा की बरसात मुझ पर सदैव होती रहेगी और ये सहयोग आपका सदैव बना रहेगा। साथियों, इसी तरीके से आप अपने और साथियों को भी अपने इस चैनल से जोड़िए और जितना कुछ मुझसे बन पाता है, जिस ढंग से जहाँ क्लासें हो पाती हैं, तो उन सब के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। बस इसी तरह से आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूँ मैं। आइए चले आज की क्लास में हम बात करते हैं कि एक कमेंट्स मेरे पास आया, कोई विशांत जी हैं जिन्होंने ये कहा कि हमें श के उच्चारण में हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि उनका भेद नहीं कर पाते, उनका अंतर हम नहीं कर पाते हैं कि किस स का उच्चारण क्या किया जाए और कहाँ पे कैसे उसको लिखा जाए। तो इसी के बारे में हम एक बहुत छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। श और स, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, कि इनका नाम क्या है। इसका उच्चारण होता है तालु से, इसका उच्चारण होता है मूर्धा से, और इसका उच्चारण होता है दंत से। तो हम कहेंगे तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स। इन तीनों का उच्चारण स्थानीय हो जाता है तालु, मूर्धा और दंत। अब हमें समझने की बात ये आती है कि मुख के अंदर कौन सा हिस्सा तालु है, कौन सा हिस्सा मूर्धा का है। दंत हमें स्पष्ट समझ में आता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं तालु और मूर्धा में। तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे हम बात करें तो दंत हमें अच्छे से दिखाई पड़ रहे हैं कि सामने यहाँ पे क्या है, दंत दिखाई दे रहे हैं। माफ कीजिएगा चित्र थोड़ा अगर बुरा सा बने तो, लेकिन हमारा उद्देश्य है समझना। तो ये मुख है जहाँ बाहर, सबसे पहले बाहर हमें दिखाई पड़ रहे हैं ओष्ठ, फिर ओष्ठ के बाद होते हैं दंत। और मुख का ये हिस्सा आप ये मान के चलिए कि इस ढंग से ये शेप है, यहाँ से ये कंठ में उतरता है और एक ऊपर का ये हिस्सा हो जाता है जो कि यहाँ से एक नाल के रूप में अंदर गले में उतर के थे, जहाँ श्वास नली हो सकती है, भोजन नली हो सकती है, जो भी है। इसके अंदर बाद मुख में यहाँ होती है हमारी जिह्वा। ये जिह्वा ही होती है जो कि मुख के अलग अलग भाग पर जाकर के क्या करती है, स्पर्श करती है। कि मुख के ढेर सारे, आप जब हम स्पर्शी व्यंजन पढ़ते हैं तो वहाँ उसकी परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं हम स्पर्शी व्यंजन, कि जब मुख के कोई दो भाग आपस में स्पर्श करें। तो स्पर्श क्या करेगी, यहाँ जिह्वा होती है, वही जाकर अलग अलग स्थान पर स्पर्श करती है। ऐसा तो है नहीं कि दांत उठ करके कहीं मुख में अंदर कहीं स्पर्श कर जाए, नहीं, जीभ बार बार अलग अलग जगह पर जाकर स्पर्श करती है और वही स्पर्शी व्यंजन होते हैं। आप समझिए आप कि यहाँ पे ये हो गया मुख का ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा। जीभ इस पे रखी हुई है, ये नीचे का हिस्सा। हम ऊपर वाले हिस्से से चलते हैं। सबसे पहले यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं हमें दंत। दांत कहाँ फिट होते हैं, मसूड़े में। मसूड़ों के लिए यहाँ एक जो शब्द रखा गया है वो क्या है, वर्च है। मसूड़ों को ही असल में क्या कहा गया है, वर्च है। तो दांत जहां फिट हैं वो किस में है, मसूड़ों में। अब उन मसूड़ों से हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक अंगुल पीछे की जगह हम यदि अगर चलते हैं, एक अंगुल का मतलब इस तरीके से, एक अंगुल ऐसे खड़ी हुई नहीं, यो एक अंगुल हम यहाँ पीछे चलते हैं, तो ये हिस्सा जो आता है, ये हिस्सा आता है किसका, तालु का। जब हम थोड़ा सा पीछे, मसूड़े से थोड़ा पीछे जाते हैं, और इससे जब हम एक अंगुल पीछे की तरफ जाते हैं तो ये हिस्सा कौन सा आ जाता है, मूर्धा का। और इससे नीचे जब हम थोड़ा यहाँ उतर रहे हैं,
ये हिस्सा कौन सा है? कंठ का। ये हिस्सा कौन सा है? कंठ का। अब आप समझ लीजिए कि मूर्धा से थोड़ा पीछे, फिर भी यदि मूर्धा समझ में नहीं आती है और तालु समझ में नहीं आया, तो हमने पहले हमारी जब वर्ण विचार जैसी जो क्लास हुई थी, प्रथम क्लास हुई थी, उसमें भी हमने ये कहा था कि आप इसको समझिए उच्चारण के आधार पर। हम जैसे बोलते हैं 3 बार आपको च का उच्चारण करना है और 3 बार आपको ट का उच्चारण करना है। एक बार च, एक बार ट, एक बार च, एक बार ट। तो आप याद रखिएगा कि आपकी जीभ के अगले वाले हिस्से पर आप ध्यान केंद्रित करें अपना, कि आपकी जीभ का अग्रभाग च के उच्चारण में आपकी जीभ का अग्रभाग तालु को स्पर्श करेगा और ट के उच्चारण में आपकी जिह्वा का अग्रभाग मूर्धा को स्पर्श करेगा। ध्यान से और गौर से करके देखिएगा, शर्माने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, हमारे को समझ में आना चाहिए चाहे कैसे भी आए। च ट च ट च ट। ध्यान दीजिए, च का जब हम उच्चारण, यहां से हमारी मुख में उच्चारण हो रहा था, तो उच्चारण कैसे हो रहा था? च ट च ट च ट। मतलब च में हमारी जीभ आगे के हिस्से पे स्पर्श कर रही है, ट में थोड़ा पीछे की तरफ। जहां च में स्पर्श कर रही है वो हिस्सा है तालु का, और जहां ट पे स्पर्श कर रहा है वो हिस्सा है मूर्धा का। और फिर भी यदि एक थोड़े हास्य के तरीके से भी हम समझें, तो यदि मुख में हम कोई भी चीज हम डालें सीधे, ऐसे मान लो कोई सरिये का टुकड़ा है, हमने उसको सीधा डाला, और यदि अगर हमें इसे जस्ट 90 डिग्री से हमें ऊपर से निकालना है, तो यहाँ 90 डिग्री पे आया, तो ये हिस्सा जहाँ ये टकराया था हमारे ऊपर तालवे में, जहाँ हम बोलते हैं, वो हिस्सा क्या हुआ? मूर्धा का। कई बार हम गरम गरम चाय पी जाते हैं, चाय पीने पर हमारे अंगूठे से मुख में एक पपड़ी सी उतरती है, ऐसे उतार, वो हिस्सा मूर्धा का है। तो सबसे पहले हमें तालु और मूर्धा ही समझ में आ जानी चाहिए, उसके बाद ही हम इसके अंतर को हम समझ पाएंगे। तो अब आप इनको समझिए, ये तालु, ये मूर्धा, ये दंत। इस आधार पर हमने समझा, यहाँ दंत आगे बाहर दिखाए, एक यहाँ पे इस पे लिख देते हैं ये दंत। तो और दंत से भी बाहर क्या होते हैं? ओष्ठ। अब आप देख लीजिए उच्चारण स्थान के लिए क्या क्या आ जाते हैं? ओष्ठ, दंत, तालु, मूर्धा, कंठ। और ये जिह्वा होती है जो अलग अलग जगह पर जा करके क्या करती है? स्पर्श करती है। आप समझिए, हमें यदि उच्चारण करना है, उच्चारण को बहुत ध्यान से, मैं आपके सामने 3 शब्द लिखता हूं पहले। सड़क, शलगम, षटकोण। आप ध्यान दीजिए, देखिए बहुत गहनता से आप उच्चारण को देखिएगा। हम अधिकतर जो उच्चारण करते हैं ना, वो इसी स का उच्चारण करते हैं। इनके उच्चारण हम कम करते हैं। कम से मतलब प्राय जो लोग कर पाते हैं, वो इनके उच्चारण में थोड़ी जटिलता रहती है, इसको आसानी से वो कर देते हैं, कहीं भेद नहीं करते हैं स का उच्चारण करने में। तो आप समझिए, इसका जो उच्चारण होगा वो होगा सड़क, सड़क से। इसका उच्चारण दंत से हो रहा है, सड़क। फिर इसका उच्चारण होगा शलगम, शलगम। यहां श का उच्चारण तालु से हो रहा है, इसका उच्चारण होगा षटकोण, इसका उच्चारण होगा षटकोण। फिर से देखिए, सड़क, शलगम, षटकोण, सड़क, शलगम, षटकोण। ऐसा मानिए आप कि जब इस क्ष का आप उच्चारण करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि इससे पहले जैसे हमने आधे क। अब आप ये देखिए, ये शब्द लिखा है क्षत्रिय, ये क्या लिखा है? क्षत्रिय। संयुक्त व्यंजन है ये। कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। ये क्ष किससे मिलकर बनता है? आधा इसमें क होता है, फिर इसमें क्ष होता है, और फिर ये ये। आप इसका उच्चारण करिए और इसका उच्चारण करिए, एक ही होगा।
यहां भी इसका उच्चारण आप करेंगे क्षत्रिय, क्षत्रिय। मतलब आप ये देखिए, ये स्वर रहित है कै, जो स्वर रहित होता है उसका उच्चारण गौण हो जाता है लगभग, प्राय उसकी ध्वनि लगभग क्या हो जाती है, गौण हो जाती है। अब यहाँ पे आप इसका उच्चारण यहाँ से शुरू होकर के आता है क्षत्रिय। तो जब भी कभी आप मूर्धन्य क्षय का आप उच्चारण करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वहां आपके कंठ का भी, कै का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, तो कै का भी जैसे वहां पे उच्चारण हुआ हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये मूर्धा और इसके जस्ट साथ वाला जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है। तो यहाँ थोड़ा कंठ का भी क्या होता है, रोल होता है थोड़ा सा। यहाँ इसकी भी क्या होती है, भूमिका होती है कि जैसे आप खांसते वक्त खांसते वक्त जहां आपका कंठ अवरुद्ध होता है, ठीक इसी ढंग से जब आप मूर्धन्य क्षय का आप उच्चारण करेंगे तो आपकी ये स्थिति आएगी। एक बार फिर बहुत ध्यान से आप इस बात को समझ लें कि मैं क्या उच्चारण कर रहा हूं। से, श, क्ष, से, श, क्ष, से दंते, श तालव्य, क्ष मूर्धन्य। मैं समझता हूं कि हमें, और ये सब बातें क्या होंगी कि आपके बोलने की शैली क्या है, आप किन शब्दों का किस ढंग से आप उच्चारण करते हैं। उच्चारण की एक गहन समझ ही हमें इस स्थिति तक लेकर जाएगी। यूं हम प्राय आम बोलचाल की भाषा में हम सिर्फ इसी को हम ज़्यादा उच्चारण करते हैं, दंत्य स का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं। तालव्य और मूर्धन्य श को हम कम काम में लेते हैं, तालव्य को भी लेते हैं, इसका उच्चारण हम बहुत कम कर पाते हैं। ज़्यादा भाई इसको भी ले लेते हैं काम, इसको भी ले लेते हैं, लेकिन इसका भेद करने में, इसका अंतर करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि श का उच्चारण भेद करने के लिए यह हमारी पर्याप्त बात हो जाती है। इससे ज़्यादा कोई चर्चा का विषय नहीं है, और ये सिर्फ हमारे बोलने के ढंग पर यह क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये बात हुई हमारी श को लेकर के। चलिए, इसी के साथ साथ एक छोटी सी हम बात और समझ लेते हैं। जो कि एक मौलिक शोध के रूप में है, कहीं कुछ भी नहीं है, मैं अपनी मौलिक शोध के रूप में आपको ये बता रहा हूँ। और कई बार हमारे मन में इस ढंग का यह भ्रम भी आता है कि इस तरह से क्यों होता है। और वह प्रश्न क्या है, आप समझिएगा कि राजस्थानी भाषा और राजस्थान की भाषा और हरियाणा की भाषा के पुट में एक अंतर आता है। तो वह अंतर क्यों आता है, कहाँ पर आता है, आप उसे समझने का एक बार थोड़ी सी प्रयास करें। कि जैसे हमने जब वर्ण विचार में हमने पढ़ा था, वर्णों का वर्गीकरण में, तो प्रयत्न के आधार पर हमने पढ़े थे, सघोष प्रयत्न, अघोष प्रयत्न, फिर वहाँ पे थे अल्प प्राण और महाप्राण। तो हम वही बात करते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और मैं। आप समझिए, वहाँ हमने अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जब चर्चा करी थी, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो किस में आता है, अल्प प्राण में। ये आपका पहला क्या है, अल्प प्राण, फिर तीसरा अल्प प्राण, और ये पांचवा अल्प प्राण। और ख किस में आता है यहाँ, मतलब सेकंड महाप्राण, और ये चौथा आपका किस में आता है, महाप्राण। समझिए आप बात को, ये अल्प प्राण, ये अल्प प्राण, ये अल्प प्राण पांचवा, ये महाप्राण और ये भी महाप्राण।
अल्प प्राण का मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम ताकत, कम श्वास खर्च होता है, कम प्राणवायु खर्च होती है, वो अल्प प्राण। और महाप्राण जिन वर्णों का उच्चारण करने में अधिक प्राणवायु खर्च होती है या ताकत लगानी पड़ती है, वो आपके क्या है, महाप्राण। आप देखिए क ख, ख की तुलना में क में कम ताकत लगानी पड़ती है। हम या ऐसे कह सकते हैं कि क की तुलना में ख में अधिक ताकत लगानी पड़ती है, तो ये महाप्राण में आते हैं। यहाँ ग घ में हम देखें तो ग के तुलना में घ में हमें ज़्यादा ताकत लगानी होती है। अब आप समझिए, राजस्थान में भी वही वर्ण बोले जा रहे हैं, हरियाणा में भी वही बोले जा रहे हैं। अंतर कहाँ आता है? क हमारे यहाँ भी ऐसा ही बोला जाता है, हरियाणा में भी, मतलब राजस्थान में भी ऐसा ही बोला जा रहा है, हरियाणा में भी। ख में भी वही स्थिति है, कोई बदलाव नहीं है। ग में भी कोई बदलाव नहीं है। पंचमाक्षर में भी कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ एक बदलाव आता है, सिर्फ प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ण पर, प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ण पर वहां भाषा का पुट क्या हो जाता है, बदल जाता है। कैसे, समझिए। हम प्रत्येक वर्ण को लेकर के राजस्थान में भी ऐसा ही क्या बोला जा रहा है, उसका उच्चारण समान है, और हरियाणा में भी। लेकिन ये महाप्राण में ही आते हैं। देखिए, दूसरा महाप्राण में और चौथा महाप्राण में। महाप्राण में है ऑलरेडी, लेकिन और थोड़ा सा ताकत के साथ वहां पे इसको बोला जाता है। प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ण को और अतिरिक्त दबाव के साथ उसको बोला जाता है, और इसीलिए उस भाषा में, पूरी उस बोली में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। उदाहरण स्वरूप आप समझिए, यहाँ पे घ है, ये क्या लिखा हुआ है, घड़ी। राजस्थान के लोग उच्चारण करते हैं घड़ी, लेकिन वहां उच्चारण क्या होता है, गड़ी। वहां उच्चारण क्या होता है, गड़ी। यहां राजस्थान का उच्चारण घड़ी, लेकिन हरियाणा में जब उच्चारण होता है तो क्या होता है, गड़ी। और उसके ऊपर फोर्स, ऑलरेडी यह महाप्राण था, लेकिन एक अतिरिक्त बल इसके ऊपर डाल दिया जाता है, तो इसलिए ये ऐसा अंतर आता है। यहाँ पे क्या है, हम यहाँ उच्चारण करेंगे हम झंडा, लेकिन वहां उच्चारण होता है झंडा। वहां उच्चारण क्या हो रहा है, झंडा। यहाँ उच्चारण क्या है, उच्चारण है ढक्कन, और वहां क्या होगा, ढक्कन। वहां उच्चारण होगा ढक्कन। जैसे हम करें ढेर, वहां उच्चारण होगा ढेर। ढोर हम उच्चारण करते हैं ढोर, वहां होगा ढोर। तो इस तरीके का अंतर आ रहा है प्रत्येक वर्ग के चौथे। यहां हमने उच्चारण किया धमाका, लेकिन वहां धमाका उच्चारण नहीं है, वहां उच्चारण क्या है, धमाका। वहां उच्चारण है धमाका। यहां पे हमने उच्चारण किया भाई, लेकिन वहां उच्चारण क्या है, बाई। वहां उच्चारण क्या है, बाई। तो आप ये देखिए, बाकी ना इन पे कोई अंतर आता है, ना इनमें कोई आता है। बै से अगर हम बात करते हैं तो बोली, तो वहां भी यही बोला जाएगा, बोली। कोई अंतर नहीं आता। यहां पे हम ये कहें फल, तो वहां भी उच्चारण ये फल ही हो रहा है, कोई और बलाघात इस पे नहीं आता है। लेकिन प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ण महाप्राण होते हुए भी उनके ऊपर एक अतिरिक्त दबाव डाला जाता है, इसलिए उस भाषा में, राजस्थान की भाषा में और हरियाणा की भाषा में, या किसी, मतलब हरियाणा के अलावा हम दिल्ली कहें या कोई भी, तो उन सारे प्रदेशों की भाषा से उसका हटकर अंतर यूँ आता है। अब इसका कारण हम क्या माने, कुछ भी हम तरीके से ले सकते हैं कि उनका बलाघात इन प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ण पर अधिक बढ़ जाता है। और एक साथ के साथ एक ये है, इस है का उच्चारण में भी उनका अंतर आता है। हम बोलते हैं हाँ या कुछ भी, अम्ब है, अम की सी उसकी वहां ध्वनि जो आती है, अब यहां हम इसको अहम पढ़ रहे हैं, लेकिन एक अलग ही ढंग का वहां बलाघात डाल दिया जाता है इस है के ऊपर। हम कहेंगे कि हो गया, वहां उच्चारण क्या होगा, ओ गया, ओ। कुछ अलग ढंग का बलाघात देने की वजह से वहां उसका उच्चारण क्या हो जाता है, बदल जाता है। कहीं पड़ी हुई कोई बात नहीं है, सिर्फ एक बैठे बैठे मन में ख्याल आया कि ऐसा क्यों अंतर आ रहा है, कि वहां बोली के पुट में अंतर है।
वर्णों में कहीं अंतर नहीं है, सिर्फ भाषा के पुट में अंतर है। तो ये इस ढंग का अंतर हमें मतलब राजस्थान या उसके आसपास के क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसमें, और प्योर हरियाणवी भाषा में जो अंतर आता है वो इस वजह से आता है, और खास तौर इस वजह से और खास तौर पर प्रत्येक वर्ग के इन 4 वर्णों पर और एक है पर आता है। तो यहाँ हमारी बात खत्म होती है और मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। किसी नई समस्या के लिए भी मैं इंतज़ार करूंगा कि आप कमेंट्स बॉक्स में कोई ना कोई एक ऐसा प्रश्न मुझे दें कि जिसका उत्तर देने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। नमस्कार मित्रों।